इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे मान भैया ने धर्मे भाई की राम राम। और साथियों, आज मौसम बहुत ज़रूर बदलता की तरफ है और बदल भी रहा है, क्योंकि साथियों देखो, मौसम कोई भी हो उसका हमने स्वागत करना चाहिए। और देखो, ज़्यादा ना पड़ेगा भाई, पाला नहीं पड़ेगा तो भाई जो हमारी गेहूँ की फसल है उसका दाना भी मरेगा और भाई फिर दाम भी पड़ते हैं। तो भाई देखो, मौसम को सभी इसमें फसलों के लिए भाई सारे मौसम चाहिए होते हैं और मौसम कोई भी उसका स्वागत करना चाहिए और मेहनत तो भाई बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, आज कार्यक्रम में वैसे तो हम बहुत कुछ लेकर आते हैं, लेकिन जो आज का हमारा जो विषय ज़रूर रहेगा साथियों, हम आजकल के दिनों में पशु आवास प्रबंधन के बारे में बात करेंगे और चर्चा एक महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के बारे में भी जानकारी आपको ज़रूर देंगे। लेकिन कार्यक्रम की जो हम शुरुआत करते हैं साथियों, आज के कृषि प्रश्न से है। और कृषि प्रश्न जो आज का है, हरियाणा में सबसे ज़्यादा बाजरा किस ज़िले में होता है? तो साथियों, उस ज़िले का नाम आपने बताना है जहाँ सबसे ज़्यादा बाजरा होता है। और उसका जो उत्तर है आप 9466021336 यानी 94,660,21,336 पर आप 6:50 पर आप केवल SMS के माध्यम से आप हमारे को इसका उत्तर ज़रूर दीजिए। और भाई जो साथी सही उत्तर देंगे उनके नाम भी बताएंगे और बधाई भी देंगे। और अब साथियों, एक महत्वपूर्ण संदेश ज़रूर सुन लेते हैं नेचुरल फार्मिंग का, और उसके बाद जो चर्चा हमारी रहेगी प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के बारे में कार्यक्रम किसान वाणी में बातचीत करेंगे। सुनते हैं ये संदेश। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाना है। मिट्टी की उर्वरक शक्ति और फसल उत्पादन बढ़ाने, शुद्ध खान पान एवं किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्राकृतिक खेती करने का आह्वान किया है। मातृभूमि पुत्रोहम पृथ्व्या, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उसके पुत्र। माता और पुत्र के इस रिश्ते को सदियों से सींचती आई है हमारी प्राकृतिक कृषि या देसी गौ आधारित कृषि। प्राकृतिक कृषि का अर्थ है बिना रसायन और बाहरी आदानों के प्राकृतिक संसाधनों का खेती के साथ समन्वय। प्रयोगों से पता चला है कि 10 किलोग्राम गोबर के साथ गौमूत्र, गुड़ एवं 2 दाले का आटा या बेसन आदि मिलाकर उसका प्रयोग किया जाए तो चमत्कारिक परिणाम मिलता है, जिसका नाम रखा गया है जीवामृत। प्राकृतिक कृषि प्रक्रिया में धरती का अमृत जीवामृत। आइए हम जानते हैं कि जीवामृत का निर्माण कैसे होता है। जीवामृत निर्माण के लिए जरूरी सामग्री: 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 8 से 10 लीटर देसी गाय का मूत्र, 1.5 से 2 किलोग्राम गुड़, 1.5 से 2 किलोग्राम बेसन, 180 लीटर पानी और मुट्ठी भर पेड़ के नीचे की मिट्टी। आसानी से उपलब्ध इन सामग्रियों से जीवामृत बनाने की विधि भी इतनी सरल है कि कोई भी किसान इसे अपने आप बना सकता है। इन सामग्रियों में से गुड़,
बेसन एवं गोबर को पानी या तो गौमूत्र का उपयोग करके लिक्विड जैसा बना सकते हैं। अब इन सामग्रियों को एक ड्रम में डालकर उसे लकड़ी के एक डंडे से घोलना है। ठीक से घोलने के बाद जीवामृत बनने के लिए 2 से 3 दिन तक छाया में रख देना है। प्रतिदिन सुबह और शाम घड़ी की सुई की दिशा में लकड़ी के डंडे से 2 मिनट तक इसे घोलना है और जीवामृत को बोरे से ढक देना है। ये जीवामृत जब सिंचाई के साथ खेत में डाला जाता है तो भूमि में जीवाणुओं की संख्या अविश्वसनीय रूप से बढ़ जाती है और भूमि के रासायनिक व जैविक गुणों में वृद्धि होती है। जीवामृत को महीने में 2 बार या 1 बार उपलब्धता के अनुसार 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई के पानी के साथ देना चाहिए। फलों के पेड़ों के पास दोपहर 12 बजे जो छाया पड़ती है, उस छाया के पास प्रति पेड़ 2 से 5 लीटर जीवामृत भूमि में महीने में 1 बार या 2 बार गोलाकार में डालना चाहिए। इससे मिट्टी स्वस्थ बनती है और फसल भी उतनी ही बेहतर मिलती है। इससे किसान के मित्र माने जाने वाले केंचुओं की संख्या बढ़ती है। प्राकृतिक कृषि में गहरी जुताई की भी जरूरत नहीं होती है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक कृषि भूमिगत जल को भी बढ़ाती है। इस प्रक्रिया से मुख्य फसलों के साथ सहयोगी फसलों को भी बोया जा सकता है। घन जीवामृत जीवामृत का ही सूखा हुआ स्वरूप है, जिसे फसल बोने से पहले जमीन में मिलाया जाता है। धूप में सुखाए गए 200 किलोग्राम गोबर में ताजा बना 20 लीटर जीवामृत मिलाकर 2 दिन छाया में रखते हैं। इसे एक बार फिर से धूप में सुखाकर तथा डंडे से पीसकर महीन बना दिया जाता है। यही घन जीवामृत है जिसे 1 एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। बीजामृत प्राकृतिक खेती का एक आवश्यक आदान बीजामृत है। बीजामृत जहां बीज को बीज जनित रोगों से बचाता है, तो वहीं इसकी अंकुरण क्षमता को अद्भुत रूप से बढ़ाता है। देसी गाय के 5 किलोग्राम गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 50 ग्राम बुझा हुआ चूना और थोड़ी सी मिट्टी को 20 लीटर पानी में मिलाकर बीजामृत बनाया जाता है। एक रात रखने के बाद इसमें 100 किलोग्राम बीज का संस्कार किया जाता है। इससे एक दिन बाद संस्कारित बीज बुआई के लिए तैयार हो जाता है। आच्छादन प्राकृतिक खेती का एक महत्वपूर्ण नियम है। खेती वाली सारी भूमि को फसल अवशेष से या छोटी अवधि की अंतर फसलों से पूरा ढक दिया जाता है। आच्छादन भूमि में नमी बनाए रखता है तथा वातावरण से नमी को खींचकर खेती हेतु पानी की खपत को भी अद्भुत रूप से घटाता है। जीवाणुओं एवं केंचुओं की गतिविधियों को बढ़ाता है, खरपतवार को नियंत्रित करता है तथा अंत में विघटित होकर जमीन से कार्बन उत्सर्जन को रोककर भूमि की जैविक कार्बन क्षमता को बढ़ाता है। वापसा इस कृषि विधि में वापसा निर्माण भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिससे भूमि में हवा एवं नमी का बराबर संतुलन बनाए रखा जा सकता है। अग्निअस्त्र प्राकृतिक कृषि विधि केवल भूमि की उत्पादन क्षमता को ही नहीं बढ़ाती है, बल्कि कीट एवं बीमारियों की रोकथाम के लिए भी एक प्रभावी विकल्प प्रदान करती है। फसलों पर कीट पतंगों की रोकथाम के लिए स्थानीय वनस्पति पर आधारित सस्ता तथा किसान के खेत में बनने वाला ही आदान है अग्निअस्त्र। 5 किलोग्राम नीम या अन्य स्थानीय पौधा जिसे गाय नहीं खाती, उसके पत्ते, 20 लीटर देसी गाय का मूत्र, 500 ग्राम तंबाकू पाउडर, 500 ग्राम हरी मिर्च तथा 50 ग्राम लहसुन के पेस्ट को मिलाकर धीमी आंच में उबालकर 48 घंटे के लिए रखा जाता है। सुबह शाम 2-2 मिनट के लिए घोलें। इस घोल का 6 लीटर प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी अर्क इत्यादि भी कीट पतंगों की रोकथाम के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इस तरह खट्टी लस्सी, कंडित, सौठास्त इत्यादि प्रभावी रूप से विभिन्न बीमारियों के निवारण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो देखा आपने कितना आसान है प्राकृतिक खेती करना हम किसानों के लिए। इससे न केवल हमारे स्वास्थ्य बल्कि हमारी भूमि के साथ साथ आसपास के वातावरण को भी लाभ मिलता है। एक एक किसान आत्मनिर्भर बने,
और ऐसा तभी हो सकता है जब अप्राकृतिक खाद और दवाइयों के बदले हम मां भारती की मिट्टी का संवर्धन गोवर्धन से करें, प्राकृतिक तत्वों से करें। हर देशवासी हर चीज के हित में, हर जीव के हित में प्राकृतिक खेती को हम जन आंदोलन बनाएंगे। मेरा नाम सत्या है। मैं मेरे 150 पौधा हैं जिसमें मैं प्राकृतिक खेती की अब स्प्रे कर रही हूँ। अगर जहरीली स्प्रे हम दुकानों से खरीद के करते थे तो उससे हमारे खर्चा ज़्यादा आता था, पैसा भी ज़्यादा लगता था, और इसमें हमारे को खर्चा भी कम है और फल भी अच्छा बन रहा है, जिसके लिए हमें यूरिया डालने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी इसमें। पहले सर अगर 5000 का खर्चा हमारा आता था स्प्रे का, तो अभी हमारा 500 का भी शायद खर्चा नहीं आया है। इसलिए मैंने अपने बगीचे से शुरू करा है, पर इस साल मैं सबको बता रही हूँ कि आगे के लिए आप ही जो मैंने किया है अपने बगीचे में, आप ये स्प्रे करके देखो। दिल खुश हो जाता है सर, जब अपनी फसल इस तरह से अच्छे से आए तो दिल भी खुश हो जाता है सर। और मेरी लोकल वैरायटी हाइब्रिड और एक ही दिन लगाया था। अब हाइब्रिड में अभी तो कुछ भी नहीं, इसके सिमटन बालियों को, ये जो मेरा लोकल है इसको देखो कितनी अच्छी ढंग से बालियाँ, ये बिल्कुल भरपूर इसमें ये छिट्टा इसका पड़ा हुआ है। इस फसल में मैंने जब भी इसमें बीज लगाया था तो बीजामृत से मैंने ट्रीट किया था बीज को। उसके बाद जीवामृत जो हमारे देसी गाय का गोबर गौमूत्र से हम तैयार करते हैं, उसी की स्प्रे इसमें करता हूँ। 21 दिन के बाद पहली स्प्रे, 35 दिन के बाद दूसरी स्प्रे और 2 महीने के बाद तीसरी स्प्रे। बाकी स्प्रे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो किसान भाइयों और बहनों, आप भी इन किसानों की तरह प्राकृतिक खेती अपनाइए और अपने जीवन में लाभ, खुशी और समृद्धि पाइए। प्राकृतिक कृषि, आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान की खुशी। तो साथियों, ये तो आपने नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती का जो महत्वपूर्ण संदेश सुना। और वास्तव में साथियों देखो, प्रकृति के साथ चलोगे तो प्रकृति हमारा भी ध्यान रखती है। अगर जो हम उसको नुकसान पहुंचाते हैं तो भाई हमने भी प्रकृति नुकसान पहुंचाती है। तो इस चीज़ का हमने ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और अब बात हम ज़रूर कर लेते हैं प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के बारे में। बहनों और भाइयों, देखो जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, और इस योजना में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम इसमें आयोजित होते हैं। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY वर्ष 2015-16 के दौरान खेत में पानी की भौतिक पहुंच बढ़ाने और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करने और खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करने और स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को शुरू करने के लिए भैया शुरू की गई थी। और PMKSY एक व्यापक योजना है जिस तहत जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे हैं। और इसके जो 2 प्रमुख घटक, एक तो त्वरित सिंचाई का लाभ कार्यक्रम है, और जिसमें AIBP इसको बोल देते हैं। और इसी तरह हर खेत को पानी HKKP शामिल है। और HKKP में 4 उप घटक शामिल है, जिसमें कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन है, सतही लघु सिंचाई है, और इसी तरह जो तीसरा है जल निकायों की मरम्मत है, नवीनीकरण की और पुनरुद्धार है। और इसी तरह जो भूजल विकास की जो हम बात कर रहे हैं इसमें भाई, और इसमें चल रहे कार्यों के लिए वर्तमान में भाई ये जो चल रहे हैं। और साथ ही वर्ष 2016 की जब हमने बात करी थी पीछे, तो HKMKC SDW उप घटक और इसके साथ समन्वित कार्यान्वयन के लिए लिया गया था। और इसके अलावा साथियों हम जो बात करें, देखिए जो ये जो सिंचाई योजना है, मुख्य उद्देश्य यही है कि भाई देखो जो सिंचाई हमारी बढ़िया हो, त्वरित सिंचाई का लाभ हर मेहनत कर्मी को, किसान को मिले और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। तो साथियों, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जन जन तक पहुंचती है, एक छोटे किसान तक की, ताकि उसको इसका लाभ मिल सके। और साथियों, इसमें जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, हर खेत को पानी, इसमें कमांड एरिया डेवलपमेंट और वाटर मैनेजमेंट की भी बात इसमें होती है। और इसी तरह जो सतही लघु सिंचाई है और जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली की भी इसमें ज़रूर इसमें बात होती है। तो साथियों, अगर जो हम इसका महत्वपूर्ण अगर जो कदम देखा है, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
वर्ष 2015-16 के दौरान खेत में पानी की जो भौतिक पहुंच बढ़ाने और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करने में खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करने का जो स्थायी जल संरक्षण प्रथा को शुरू करने के लिए भैया शुरू की गई थी। तो साथियों, इस योजना से हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सके हैं। और देखिए, जो कोई भी योजना है वो हमेशा जनहित के लिए बनती है और इसमें हम फ़ायदा इसमें ज़्यादा ले सकते हैं। तो साथियों, हम इस पर वेबसाइट पर भी हम इसको हम चेक कर सकते हैं। और आजकल तो साथियों सर्च इंजन कोई भी हो, आप उसमें जिस तरह लिखते हैं तो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है और कोई सी भी भाषा में है, आप उस पर एकदम घर बैठे आप ले सकते हैं। तो महत्वपूर्ण जो जानकारी है साथियों, PIB ऐप के माध्यम से आप इसमें जानकारी ले सकते हैं। इसी तरह एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है साथियों, एक किसान कॉल सेंटर नंबर है जिसका नंबर है 1551 और भाई 1551 पर घर बैठे आप सारी जानकारियाँ इसमें ले सकते हैं। तो साथियों, ये तो बात करी हमने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। आर्थिक जो हम बात करें तो देखो, इसमें जो आर्थिक मामलों की जो हम बात करते तो जब भी मजबूत हो गए जब साथियों हम इस चीज़ को समझेंगे और इसको लागू करेंगे। तो केंद्र की जो जितनी भी योजनाएं हैं साथियों, इसमें हमने भाग लेना चाहिए। आजकल तो ऑनलाइन सुविधा है, इसमें भाग लोगे तो महत्वपूर्ण जानकारी आता है, हमने ज़रूर इसमें लाभ मिलेगा। और साथियों, मेन तो उद्देश्य इसका यही है कि क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई में निवेशकों में एक रूपता प्राप्त करना है। और जिस तरह जिला स्तर पर यह हो तो उपमंडल स्तर पर भी है। तो खेत में जल की जो पहुँच में वृद्धि और सिंचाई यानी हर खेत के लिए जल सुनिश्चित करने के लिए भाई यह योजना चलाई गई है। तो साथियों, ये तो बात करी हमने प्रधानमंत्री सिंचाई योजना की। और अब थोड़ी मौसम की भी ज़रूर जानकारी ज़रूर दे देते हैं, क्योंकि साथियों जो मौसम है वो ज़रूर बदल रहा है और ठंड बढ़ती जा रही है। तो आज का जो अधिकतम तापमान कुरुक्षेत्र और उसके आसपास अधिकतम 14 और जो न्यूनतम की तापमान की बात करें तो 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और आने वाले 24 घंटे की अगर जो हम बात करें तो अधिकतम 17 और जो न्यूनतम है 5 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और अब बात कर लेते कल के कार्यक्रम की जानकारी की। तो साथियों, कल के जो कार्यक्रम हम जो लेकर आए हैं, कल है रविवार और कार्यक्रम हम रविवार को हमेशा लेकर आते हैं, थारी चिट्ठी मारेगी। तो साथियों मेरे साथ जुड़िए आप, और कल आपको बढ़िया से लोकगीत भी सुनाते हैं, रागनियाँ भी। और इसी तरह जो सोमवार को जो कार्यक्रम हम लेकर आए हैं, इसमें हम जो चर्चा रहेगा कार्यक्रम किसानवाणी में भाई, चर्चा का विषय रहेगा राष्ट्रीय पशुधन मिशन के बारे में बात करेंगे। साथ के साथ जो नई फसल नई उमंग में हम जो सोमवार को कार्यक्रम पेश करेंगे उसमें हमारा विषय रहेगा राय फसल की देखभाल। और दोनों महत्वपूर्ण चर्चा है, तो कार्यक्रम ज़रूर आप इसमें सुनिए और महत्वपूर्ण जानकारियाँ तो हमेशा बनी ही रहती है। तो साथियों, ये तो बात करी हमने प्रधानमंत्री सिंचाई योजना की, और आज की नसीहत की भी ज़रूर बात करेंगे। लेकिन साथियों कुछ मनोरंजन भी ज़रूरी है, सुनते हैं ये रागनी। और उसके बाद हम जो बताएंगे हरियाणा में सबसे ज़्यादा बाजरा किस ज़िले में होता है और इसका उत्तर किसने दिया। तो सुनते हैं ये रागनी। राजा जी मने छुट्टी दे दे, मेरी चिट्ठी आगी गोने की, पल पल होरी वार भूपया, समय नहीं से खोने की। राजा जी मन छुट्टी दे दे, चिट्ठी आगी गोने की, पल पल होरी वार भूपया, समय नहीं से खोने की। मात पिता ने चिंता भारी अपनी बेटी दी की, सोमवती मेरी बाट जो होवती, जन मोर पपैया मी की। पढ़ते चिट्ठी हुआ उमंग मेरे, चाही होगी जी की। तेरी दया ते राजा जी मारे, जोत बढ़ेगी घी की।
के मेरे द्वार खुले, किस्मत के मेरे द्वार खुले, घड़ी नहीं जंग जोड़ने की, पल पल हो रिवार भूपया, समय नहीं से खोने की। राजा जी मन छुट्टी दे दे, चिट्ठी आगी गोने की, पल पल हो रिवार भूपया, समय नहीं से खोने की। इकले काके जीना जग में, कोई मत इकला रहियो, मेल किसी ना चीज जगत में, धर्म के ऊपर मरियो। 15 दिन की अर्ज करूं सू, दया मेरे पे करियो, जा बेटा ससुराल डिगर, जा हंस के एक बे कहियो, के बेराया पान छूट जा, के बेराया पान छूट जा, रोटी टुकड़ा पोने की, पल पल हो रिवार भूपया, समय नहीं से खोने की। ओ राजा जी मन छुट्टी दे दे, चिट्ठी आगी गोने की, पल पल हो रिवार भूपया, समय नहीं से खोने की। जाने के माँ बाप मरे, मन सुनना छोड़ करेगे, जग पर लो में कसर रही ना, गम के बदल गिर के, बिगड़ी काना बना ही माटी, दूर किनारा करेगे, दयावान और यार समझ के तेरे सुप्रत करेगे, घड़ी मिली से आज आनंद की, घड़ी मिली से आज आनंद की, दाग जिगर के धोने की, पल पल हो रिवार भूपया, समय नहीं से खोने की। ओ राजा जी मन छुट्टी दे दे, चिट्ठी आगी गोने की, पल पल हो रिवार भूपया, समय नहीं से खोने की। ओ राजा जी मन छुट्टी दे दे, चिट्ठी आगी गोने की, पल पल हो रिवार भूपया, समय नहीं से खोने की। तो साथियों ये तो अपना रागनी सुनी, और अब बात ज़रूर कर लेते हैं जो हमने शुरुआत में आपसे एक प्रश्न पूछा था कि भाई हरियाणा में सबसे ज़्यादा बाजरा किस ज़िले में उगता है। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है भिवानी, वैसे तो कई जगह पर भी है, लेकिन जो सही उत्तर है नांगल से है। इंद्रराज ने सही उत्तर दिया, तो आपको बधाई। और वास्तव में साथियों आपकी जो जानकारी है वो बहुत स्ट्रिक है, और बहुत अच्छा लगता है कि भाई हमारे जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है वो हर एक चीज़ की जानकारी ज़रूर रखते हैं। और जब भी तो कहते हैं भाई दूध दही का खाना जित भारत में हरियाणा, और हरियाणा के तो लोग भाई चाहे खेल कूद हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे मेडल आने में हमेशा नंबर 1 रहते हैं, और नंबर 1 हमने रहना भी है। और इसी तरह साथियों देश को हमने आगे बढ़ाना है। और अब बात ज़रूर हम कर लेते हैं साथियों
कि पशुओं की आवास व्यवस्था किस प्रकार से है, क्योंकि साथियों आज की नसीहत में आजकल के दिनों में पशु आवास प्रबंधन है। तो भाई जिस तरह सर्दियाँ ज़्यादा है तो एक जो अपना बाड़ा होता है उसका ध्यान रखना चाहिए। एक तो खुली जगह पर होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, सूरज की पूरी रोशनी वहाँ पर आती हो और बाड़ा पशुओं की संख्या अनुसार हो, वहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ न हो। और भाई बाड़ा की जो ऊंचाई की शुष्क ज़मीन पर बनाया जाए ताकि वर्षा ऋतु में बारिश का पानी इकट्ठा न हो, और बाड़ा दक्षिणी मुखी हो और मौसमी ठंडी व गर्म हवा लू से सुरक्षित हो। तो नम या रेतीली मिट्टी की तुलना में बारीक कंकरीली या खड़िया मिट्टी हो तो वो ज़्यादा अच्छी रहती है। और स्थान भाई जो समतल हो तो ज़्यादा उबड़ खाबड़ न हो, और बाड़ा इसी वस्तु से बनाया जाए जिसकी जो मियाद लंबी हो, महंगी भी न हो और आसानी तभी उपलब्ध हो। तो साथियों एक तो सूखा रखा हवादार होना चाहिए और गिल्ला नहीं रहने दे, क्योंकि जिस तरह मौसम है तो उसमें साथियों ज़्यादा बीमारी हो सकती है। और बेल द्वारा खुट्टों से बांधने की बात करता है, हमेशा हमने दोहरी पंक्ति में जिस तरह दो खोर इकट्ठे ही बनाई जाती है और पशुओं को मुख्य एक दूसरे की तरफ होता है, तो इसका भी हमने ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और छोटे कटोरों बड़े पशुओं को अलग अलग हमने रखना चाहिए ताकि भाई सींग ना मारे, कोई परेशानी ना है। और इसी तरह साथियों उनका चारे का भी ध्यान रखना चाहिए, समय समय पर हमने चारा बदलना चाहिए, ज़्यादा घनी देर का चारा हमने पशुओं को नहीं खिलाना चाहिए। तो साथियों ये तो बात कर ली हमने अपने बाड़े की कि आजकल के दिनों में जो पशुओं का आवास प्रबंध किस प्रकार से हो। तो आज की नसीहत के बाद अब बात कर लेते प्राकृतिक खेती। भाई देखो प्राकृतिक खेती बहुत ज़रूरी है और खेती के जो मूल सिद्धांत की जब हम बात करें तो प्राकृतिक खेती के कुछ मूल सिद्धांत है। मिट्टी में जीवाणु की मात्रा भूमि की उत्पादकता का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, और ये जीवाणु मिट्टी, हवा और कृषि अवशेषों यानी बायोमास में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध पोषक तत्वों को पौधों के प्रयोग लायक बनाते। तो इसलिए मुख्य धारा के कृषि वैज्ञानिकों भी मिट्टी के जीवाणु की घटती संख्या से चिंतित है। तो साथियों हमने इसमें ध्यान रखना चाहिए कि प्राकृतिक खेती को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक खेती तो हम तो खुद तो स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, बल्कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो मौजूदा पीढ़ी है, उसका भी हम ध्यान रखते हैं। क्योंकि साथियों देखो किसान ने हमेशा देश की सेवा करी है और अन्न उगता है तो अन्न हमने वो उगाना चाहिए जिस तक किसी का नुकसान ना हो और किसी प्रकार का कोई घाटा न हो। तो साथियों ये तो बात करी हमने प्राकृतिक खेती की, और इसी तरह हम जो एक महत्वपूर्ण जानकारी ज़रूर दे देते हैं। आप हमारे आकाशवाणी केंद्र के किसी भी केंद्र के जो कार्यक्रम है साथियों, आप प्ले स्टोर पे जाके आप न्यूज़ ऑन एआईआर डाउनलोड कीजिए और मोबाइल में भाई अच्छी तरह सुन सकते हैं आप। ऊपर जो बाई तरफ जो रेडियो का चिन्ह आएगा उसमें सारे पूरे देश के इसमें एफएम खुल जाएगी। तो कुरुक्षेत्र हरियाणा का जब आप चुनते हैं तो कुरुक्षेत्र का जैसे टच करते हो तो आप हमारे लाइव कार्यक्रम कहीं भी सुन सकते हो और महत्वपूर्ण जानकारी आपको हमेशा मिलती रहेगी। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो साथियों कार्यक्रम किसान वाणी के इस अंक में इतना ही। अपने साथी धर्मे भाई को दीजिए इजाज़त। अच्छा बहनों और भाइयों, राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।